में 5 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज शेयरिंग विद 2 हाइड्रोजन एटम। एक एक इलेक्ट्रॉन हर नाइट्रोजन एटम ने शेयर किया। एवरी नाइट्रोजन इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो पहली चीज तो हाइड्राजीन में N2H4 में बोथ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच नाइट्रोजन? sp3 जितने भी एलिमेंट सेकंड पीरियड के होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जितने भी एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के हैं, अगर इनमें कहीं भी सिंगल बॉन्ड आ गया unstable. this bond is unstable. These bonds are unstable. Lone pair कभी भी सेकंड lone pair पीरियड के एलिमेंट्स आ गए जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, और खासकर दोनों पे लोन पेयर हो, दोनों एटम्स पे, तो लोन पेयर रिपल्शन will make this bond weak. More will be the number of lone pair, more will be lone pair repulsion, more is the weak bond, weaker is the bond. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर विल बी दिस। क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, लेकिन ये लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेटिंगली तभी होंगी जब ये सेकंड पीरियड के होंगे। सो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, these bonds are weak. सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन फ्लोरीन में, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे आसान होगा। दिस रिक्वायर लीस्ट बॉन्ड एनर्जी देन दिस। इसलिए हाइड्राजीन को स्टेबल मॉलिक्यूल में नहीं गिना जाता। अगर मैंने इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट कर दिया, तो हाइड्राजीन डीकंपोज करके नाइट्रोजन गैस में आ जाएगी, 0 स्टेट में। आप देख सकते हो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, यहां पर क्या है, -2। अगर हाइड्राजीन को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया, तो ये बिल्कुल अमोनिया की तरह, लाइक अमोनिया, it will undergo oxidation, both can undergo oxidation in the presence of some oxidizing agent to N2 gas। और अगर हाइड्राजीन को कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया, तो नाइट्रोजन को लोएस्ट स्टेट में जाना पड़ेगा। नाइट्रोजन की लोएस्ट स्टेट बता सकते हो कौन सी है? नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3। इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, इसे भी हाइड्रोजन मिलेगा, इसे भी हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो इसे रिड्यूस कर दे। और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन देना। तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन मिल गया, तो यहां से क्या बन जाएगा बताओ जरा? हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3। तो अंडर व्हाट कंडीशंस हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस N2? अगर हाइड्रोजन का क्या हो जाए कि ये N2 बनाए, हाइड्रोजन की क्या होने पर नाइट्रोजन मिलेगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला, तो वो इसे ऑक्सीडाइज करके N2 में ले आएगा। और अगर किसी ने इसको रिड्यूस कर दिया, कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अगर है, तो फिर ये हाइड्रोजन का ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये ब्रेक करके अमोनिया में आ जाएगी। नाइट्रोजन -2 से -3 में आ गया, तो इसकी रिडक्शन हो गई। इसलिए इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहले मैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूं। दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज प्योरली फॉर JEE एडवांस। इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन is a name reaction, Raschig process. Raschig process is used to prepare hydrazine
इसमें क्या किया जाता है, अमोनिया को सोडियम हाइपोक्लोराइट से रिएक्ट करवाते हैं। क्या कभी आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, कभी मेरे से सुनी? हाइपोक्लोराइट आयन की कोई प्रॉपर्टी आपने कभी मेरे मुंह से पहले कभी सुनी? वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके, अब रिएक्शन वाला पेज खोल के बताओ, अमोनिया की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये किस फॉर्म में बन के निकलता है? N2। अमोनिया के साथ अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो N2 गैस बन सकती है, विच इज हाईली फेवरेबल। सर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाया था कि NH3 के साथ अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग, कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो वो तो इसे N2 तक ले ही आएगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे N2 तक लाके रोक सकता है, क्योंकि N2 इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अमंग एनी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बॉन्ड ऑर्डर 3। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर मान लो मैं इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ये कहूं कि भाई तू अमोनिया को ऑक्सीडाइज N2 तक तो करना जानता है बिकॉज ऑफ यू आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर मैं चाहता हूं कि ये अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाए पर सिर्फ यहां तक N2H4 बन जाए, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा नहीं बढ़ाना, यहां पर तो इसे ऑक्सीडाइज 0 स्टेट तक करवा दिया जो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है। तो अगर मुझे इसका केयरफुल ऑक्सीडेशन करना है स्लो वे में या फिर थोड़े ध्यान से कि धीरे धीरे प्रिकॉशंस यूज करते हुए कि मैं इसको यहां तक लेके आना चाहता हूं, दिस इज वेरी टफ टास्क। इसलिए अगर कोई ऐसा तरीका मुझे मिल जाए कि अमोनिया इस फॉर्म में -2 स्टेट में आ जाए, वो भी इसको यूज करके, तो मुझे यहां पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से डालना पड़ता है ताकि अमोनिया की या जिलेटिन सर कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल सकते हैं ना, कोई और मेथड नहीं, इकलौता पूरी हमारे पास केमिस्ट्री में एक ही मेथड है हाइड्रोजन बनाने का, और कोई मेथड नहीं है। इसीलिए ये इंडस्ट्रियल मेथड या नेम रिएक्शन कि अमोनिया को हाइपोक्लोराइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर डाला, बट ग्लू और जिलेटिन होना चाहिए, अगर आपने ये नहीं डाला फिर ये इसे नाइट्रोजन तक ले आएगा। अब आपसे पूछा जाता है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, तो पहली चीज तो आप अपनी कॉपी में नोट करोगे कि इन प्रेजेंस ऑफ ग्लू एंड जिलेटिन ये इसे ऑक्सीडाइज तो कर देगा लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट में N2 तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहां तक बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर एडवांस। जब अमोनिया NaOCl से रिएक्ट करती है तो ये पहले इसका एक H और NaO और इसका एक H मिलके NaOH बनाता है। बताओ साथ में क्या बनेगा? अगर NaO is taking one H to form NaOH, H2Cl. This is called chloramine. हालांकि मैंने आपको ये ना गलत बताया, NaOH+ ले लेता है NaOH बनता है, ये लैंग्वेज ही नहीं ठीक, बनता ये है, पर NaOH+ ले लेता है ऐसा नहीं है एक्चुअल में। O-H+ लेता है फिर OH- O2- H+ वेरी गुड, लेता है। बिल्कुल O2- H+ लेता है। अब पॉइंट ये आता है कि एक बार क्लोरामीन बन गई तो होगा क्या? अब अमोनिया क्लोरामीन के सामने न्यूक्लियोफाइल का काम करती है और ये लीविंग ग्रुप SN2 की तरह, SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लीविंग ग्रुप आउट। अरे NaOH कैसे बना, ये समझ नहीं बताओ आया। जब अमोनिया NaO विल टेक आउट वन H तो सर, ये फॉर्म NaO कैसे लेगा? NaOH, पता नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर ये है कि बीच में ये बनता है क्लोरामीन। और यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि बीच में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, एंड दिस स्टेप इज वेरी फास्ट। और इसके फास्ट होने का रीजन यही है, बनने वाला स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। इसलिए ये पहले आप इसे ऐसे ही ध्यान में रखोगे कि इसका एक H और NaOH बनाता है। हालांकि आई एम वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा लैंग्वेज में बड़ी गड़बड़ कर रहा हूं, बट इसका मैकेनिज्म अनसर्टन है कि ये कैसे बना रहा है। कौन सी रिएक्शन लेकिन है? NH2
और Cl मिलके क्लोरामीन बनाते हैं। पर जैसे क्लोरामीन बनेगा, इट इज ए लिविंग ग्रुप एंड इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे ये बताओ, जब ये SN2 की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये लिविंग ग्रुप बनेगा, बता सकते हो क्या बनेगा? अमोनिया न्यूक्लियोफाइल बन के आ रहा है, NH3 plus NH2. अमोनिया, वेरी गुड, NH3 प्लस NH2, और बाहर क्या निकला? Cl माइनस। दिस Cl माइनस विल टेक व्हाट फ्रॉम हियर? H plus. H प्लस। सो ये HCl बन के बाहर निकलेगा। HCl की नेचर क्या है? एसिडिक, और अमोनिया बेस। तो अमोनिया HCl के साथ मिलके अमोनियम क्लोराइड बना लेगी। तो अब अगर मैं इन तीनों स्टेप्स को ऐड कर दूं, तीनों स्टेप्स को, तो मेरे पास क्या बनेगा? ऐड कर दो तीनों स्टेप्स, तीनों स्टेप्स ऐड कर दो। 3NH3 plus NaOCl plus NaOCl gives gives NaOH, hydrazine and ammonium chloride। क्योंकि NH2Cl कैंसल, HCl से HCl कैंसल। तो इस रिएक्शन को जब हम करवाया जा रहा है, तो इस इंटरमीडिएट को, मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि अमोनिया NaOCl के साथ N2 ना बनाए, तो हमें ग्लू और जेलेटिन डाल के रिएक्शन को कंट्रोल अमाउंट में करवाना पड़ता है, केयरफुली करवाना पड़ता है। हालांकि ये रीजन क्लियर नहीं है कि ग्लू और जेलेटिन का काम क्या है, हाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म कि दे डोंट अलाउ द रिएक्शन ऑफ, मतलब उनकी रिडॉक्स से N2 क्यों नहीं बनवा पा रहे। ग्लू और जिलेटिन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ। पर अगर कभी इस पे आपको कोई सवाल आया, अगर कोई सवाल आया, तो आपको यही सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि अमोनिया NaOCl के साथ क्या बना सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगी। 4 ऑप्शन में अगर आपके पास N2 भी है और हाइड्रोजन भी है, बोथ आर करेक्ट। बट अगर उन्होंने लिख दिया ग्लू जिलेटिन, तब आप लिखोगे ओनली हाइड्रोजन, फिर N2 नहीं बनवाना। और अगर किसी ने पूछा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, क्लोरामीन इज द इंटरमीडिएट। एक्चुअल में ये आइडिया बनाया जा रहा था, ये एक्चुअली थॉट आ रही थी कि अगर किसी तरह हम NH2 प्लस बनवा लें और इस पे NH2 माइनस का अटैक करा दें, तो शायद हाइड्रोजन बन जाए। इस आइडिया के साथ हम ये रिएक्शन सोच रहे थे। और हमें पता है कि जो लिक्विड अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, liquid ammonia, it exists as NH4 plus and NH2 minus। अमोनिया की सेल्फ आयनाइजेशन आयनिक इक्विलिब्रियम में बताई थी, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। जब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल एसिड और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बेस का रोल प्ले करेगा, जब अमोनिया सॉल्वेंट है, तो इट विल गेन H प्लस, इट विल लूज H प्लस। बता सकते हो क्या बनेगा? इफ इट विल गेन H प्लस फ्रॉम दिस, तो ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस, और इट विल लूज H प्लस टू फॉर्म दिस। तो NH2 माइनस बनवाना बहुत आसान काम है, बड़ा ही आसान काम है। पर क्वेश्चन था, हमें NH2 माइनस नहीं चाहिए था, हमें NH2 प्लस बनवाने का कोई तरीका चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। और NH2 प्लस बनवाने में ये मदद कर रहा है ब्लीचिंग एजेंट, हाइपोक्लोराइट है। और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालना, ये भी यही डालना। इसलिए इस रिएक्शन में अगर काम की चीज आपसे किसी ने पूछी, तो रेशेक प्रोसेस में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3 चीजें। नंबर 1, रेशेक प्रोसेस किसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज की जाती है? क्या चीज बनवाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? हाइड्राजीन। सो इट्स यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्राजीन। स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया गया? स्टार्टिंग मटेरियल में अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ OCl माइनस आए, सोडियम हाइपोक्लोराइट। वो कहीं से भी ले लो, डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है इसका, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि अगर कंसंट्रेट सोल्यूशन हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में हो गई, फिर ये इसे छोड़ेगा नहीं, फिर ये रगड़ देगा इनके तक। इसलिए इसका डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है। इसकी कम कंसंट्रेशन लेनी है, ज्यादा ले ली तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग तो है ही, ये फिर अमोनिया को N2 में ले जाएगा। तीसरी चीज पता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट क्या बनता है।
क्लोरामीन, और फोर्थ यूज ऑफ ग्लू एंड जिलेटिन। फिर आपसे ये पूछा जाएगा इस मैकेनिज्म का स्लो स्टेप कौन सा है। ये स्लो स्टेप है, दिस इज द स्लो स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसमें SN2 की तरह अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगी, Cl- लीविंग ग्रुप का काम करेगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, पर अगर ये क्वेश्चन बना तो जेई मेंस के लिए तो नहीं बनेगा, एडवांस में तो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि रशीक प्रोसेस में हाइड्राजीन कैसे बनती है। हाँ जी बोलो। तो इसमें ऐसे नहीं कर सकते NH3 में पहले हाइपोक्लोराइड डाल दिया तो उससे वो N2 बन गई, अब कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो फिर उससे वो रिड्यूस होकर नहीं माइनस। नहीं, क्योंकि अगर एक बार N2 बन गई, N2 को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि N2 इज वेरी स्टेबल, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला ही नहीं हमने तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, बल्कि हमने तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला ही नहीं। सर अगर मतलब हाइपोक्लोराइड जैसा मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेके कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, बहुत वीक ले लो, ऑक्सीडाइजिंग पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है क्लोरामीन नहीं बन पा रही। हमें ये चाहिए कि क्लोरीन रहे, हमें ये चाहिए कि क्लोरीन बरकरार रहे वहां पे लीविंग ग्रुप की तरह, तो कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जिसके अंदर क्लोरीन भी हो, ताकि क्लोरीन नेक्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप बनने को तो तैयार हो जाए। सर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि मतलब रशीक प्रोसेस में क्या फॉर्म होता है और उसमें क्लोरामाइन भी ऑप्शन में रहा, क्लोरामीन कभी नहीं ऐसे बोला, वो इंटरमीडिएट है। जब भी कभी कोई पूछता है ना कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट नहीं कहते कभी भी। इसलिए ये क्वेश्चन कभी अगर आया तो इस फॉर्म में जरूर बन सकता है कि अमोनिया प्लस NaOCl जो ऑक्सीडाइज करके N2 तो बनाएगा, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर मुझे लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो फिर मेरे को यहां पे ग्लू जेलेटिन डाल के केयरफुल मेथड से ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और अगर यहां इसी फॉर्म में आ गया कि ग्लू और जेलेटिन डाल के रिएक्शन करवाई जा रही है, इसका मतलब वो आपको रशीक प्रोसेस पूछ रहे हैं, फिर आप प्रोडक्ट में लिखोगे हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, हाइड्राजीन का जब कंबशन होता है, कंबशन, तो नाइट्रोजन गैस बन के निकलेगी और वाटर बनेगा। अब आप यहीं से देख सकते हो थर्मस एनर्जीज रिलीज, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इट इज यूज्ड एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। ये रॉकेट्स के अंदर फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट, क्योंकि इसका बनने वाला प्रोडक्ट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल। इसलिए हाइड्राजीन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा आप अपने यंगस्टर्स को भी बताओगे जो 9th-10th में, कि हाइड्राजीन इज यूज्ड इन एज ए रॉकेट फ्यूल। क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक, अगर कोई आज इसे पहली बार सुन रहा है तो मैं कहूंगा उसने कभी पढ़ाई सीरियस नहीं की साइंस में, क्योंकि ये तो 9th, 10th, 8th लेवल तक बच्चों को पता होता है रॉकेट प्रोपेलेंट्स। तो रॉकेट प्रोपेलेंट्स में, रॉकेट फ्यूल में हाइड्राजीन को यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्राजीन के कंबशन से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट प्रोपेलेंट। सर POC में कार्बोनिल कंपाउंड्स का भी के लिए भी कुछ पढ़ा था हाइड्रोजन का, अच्छे से याद नहीं आ रहा। कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनते हैं, वो पढ़ोगे आप आने वाले टाइम में जब एल्डिहाइड कीटोन की केमिस्ट्री सिखाई जाएगी। जो रशीक प्रोसेस में आपने जो 3 रिएक्शन लिखाएंगे, सब रिएक्शंस, उन सब में पहले ग्लू और जेलेटिन पहले से इन्वॉल्व है ना? ग्लू जेलेटिन तो शुरू से इन्वॉल्व है, ये तो हम उसका मैकेनिज्म बता रहे हैं। ओके सर। ग्लू और जेलेटिन तो शुरू से इन्वॉल्व है। सो रशीक मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्योरली फॉर जेईई एडवांस। अब उसके बाद जब हमें हाइड्राजीन के बारे में पता लग गया, तो अब इसी का भाई, एक्सक्यूज मी, जस्ट ए मिनट, अगर मैं यही हाइड्राजीन की बजाय
यहां नाइट्रोजन रिप्लेस करके फॉस्फोरस लगा दूं, दिस इज कॉल्ड, डू यू नो इट्स नेम? व्हाट इज दिस नेम? इट्स नेम फॉस्फीन। phosphine. Phosphine. It is called diphosphine. Diphosphine. डाइफॉस्फीन में भी लोन पेयर रिपल्शन है, पर ये लोन पेयर रिपल्शन उतने डोमिनेटिंग नहीं है जितने यहां है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो एटम्स ज्यादा पास पास है, और जब साइज छोटा है एटम ज्यादा पास पास है तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे। इसलिए अगर किसी ने पूछा कि इस बॉन्ड की एनर्जी और इस बॉन्ड की एनर्जी का ऑर्डर अगर आपसे पूछ लिया, लेट्स से दिस बॉन्ड इज एक्स, दिस बॉन्ड इज वाई, या मैं यूं कह लूं एनएन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है एक्स किलो जूल पर मोल और पीपी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वाई किलो जूल पर मोल, तो विच बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक? सो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, एनएन बॉन्ड रिक्वायर्स लेस बॉन्ड एनर्जी टू ब्रेक देन पीपी बॉन्ड। भले ही मैंने इसका कंपैरिजन इससे करवा दिया है, तो मैंने बोल दिया कि ये लोन पेयर रिपल्शन रिलेटिवली वीक हैं क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि ये रिपल्शन बहुत ज्यादा वीक है, इट इज हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल, ये अपने इस लोन पेयर रिपल्शन को हटाना चाहता है, इसलिए इसको हमेशा से ये इंतजार है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए और फास्फोरस को किसी और के साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिले, इसलिए इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। अगर ये एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, इट एक्सप्लोड्स, इट कैचेस फायर, ये जलता है बहुत बुरे से। सो हमें पता होना चाहिए कि भले ही यहां लोन पेयर रिपल्शन इसके मुकाबले में वीक है, बट इतने भी वीक नहीं है, इट इज हाईली रिएक्टिव, डाइफॉस्फीन इज हाईली इन्फ्लेमेबल। फिर इसका भी इज कोई हाईली यूज इन्फ्लेमेबल, बिल्कुल, इसका भी बहुत यूज है। कैसे यूज है इसका? असल में अगर आपको कोई बोले ना प्योर फॉस्फीन, इट इज हाईली अनरिएक्टिव, पर अगर इसमें मैं थोड़ी सी इसकी मिलावट कर दूं जो नेचुरली फॉर्म में होती है, जब फॉस्फीन बनाई जाती है ना, उसमें ये इनबिल्ट बनता है थोड़ा सा, और अगर मैंने इसके मिक्सचर को एयर के कांटेक्ट में लाया गया, ये फटेगा। द मोमेंट इट एक्सप्लोड्स इट रिलीजेस सो मच हीट, इससे निकलने वाली हीट इसे जला देती है। तो फॉस्फीन कभी नेचुरली अपने आप कंबशन नहीं करना चाहती। मैंने कुछ दिन पहले ये रिएक्शन भी करवाई थी, फॉस्फीन का कंबशन। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी चीज का कंबशन होता है तो इसका भी ऑक्साइड बना दो, इसका भी ऑक्साइड बना दो। क्या फास्फोरस का ऑक्साइड आपने पढ़े? फास्फोरस हाईएस्ट स्टेट +5 में कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? P2O5, जिसको आप P4O10 भी बोल सकते हो, बट क्योंकि जब P4O10 हाई टेम्परेचर पे होता है वो टूट के P2O5 ही बनाता। तो फॉस्फीन का जब कंबशन होता है एयर की प्रेजेंस में, इट फॉर्म्स P2O5। और मैंने उस वक्त आपको, आप मुझे याद करके बताना, मैंने कहा था जब ये रिएक्शन होती है तो P2O5 जब बनता है तो ये कुछ इस तरीके से रिंग बनाता हुआ आता है, धुआं जो निकलता है उसमें रिंग्स बनते हैं, वोर्टेक्स रिंग्स। तो वोर्टेक्स रिंग्स इसकी फॉर्मेशन से है। पर फॉस्फीन को एयर के प्रेजेंस में जब जलाना है, यहां पर तो आपने आग लगाई, पर अगर इस मिक्सचर को मैंने हल्का सा भी हीट दे दिया, ये पहले जलेगा। इसके जलने से जो हीट निकलती है वो इसे एक्टिव कर देती है। इसलिए कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास मिक्सचर है फॉस्फीन और डाइफॉस्फीन का एंड इट एक्सप्लोड्स, तो वोर्टेक्स रिंग क्यों बनते हैं? वोर्टेक्स रिंग इसलिए बन रहे क्योंकि ये जल रहा है, पर इसे जलाने का काम किसने किया? इसने। इट व्हेन कम्स, कौन? डाइफॉस्फीन, इसकी बात करो। इट व्हेन कम्स in contact with the air, in contact with the air, it burns and releases heat, and the
P2H and forms vortex rings. Phosphine has garlic odor. इसकी स्मेल आपको पता होनी चाहिए कि गार्लिक ऑर्डर है इसका. इसको रॉटन फिश स्मेल इसकी बोल सकते हो, गार्लिक ऑर्डर भी बोल सकते हो. तो ये बेसिकली मुझे आपको सिखाना कि फॉस्फीन और डाइफॉस्फीन का कनेक्शन क्या है आपस में, और ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर जेई मेंस. और अगर आप इस साल के जेई मेंस के पेपर भी देखोगे तो उसमें नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अगर आप कभी खोल के देखोगे इसी साल के जो पेपर्स के, मैं ये श्योर हूं कि आपके नोट्स में से हैं. इसलिए मेरे नोट्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट कभी मत करना. सर जैसे कि N2H4 रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह यूज किया जाता है, वैसे क्या P2H4 भी किसी प्रोडक्ट नहीं. में? नहीं, इसका प्रोडक्ट वगैरह में यूज है, बट ये इतनी हीट रिलीज नहीं करता जैसे हाइड्रोजन करता है, क्योंकि उसमें तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस बन रही थी ना, विच इज वेरी वेरी स्टेबल. इसलिए वो उतना अच्छा मतलब इसका कंबशन उतना एक्सोथर्मिक नहीं जितना हाइड्रोजन का. अगर फॉसिल में NaOH डालेंगे तो उसमें भी वो बनेगा क्या P2H4. मतलब आप ये चाह रहे हो कि इससे ये कैसे बनाना? हम आ रहे हैं, उस पे आएंगे. अब हाइड्रोजन की एप्लीकेशन, लैब में इसकी एप्लीकेशन क्या है, और ये जो मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूं ये प्योरली एडवांस का क्वेश्चन बनेगा. हाइड्रोजन हमारे लिए लैब में एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं, एज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हाइड्रोजन, अगर मैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज कर रहा हूं तो इसकी खुद की क्या होगी? इसकी खुद की ऑक्सीडेशन. N2 और इसके बनेगा. ऑक्सीडेशन से N2 बनेगा, और N2 का बनना इज हाईली स्पॉन्टेनियस. So hydrazine being treated as a reducing agent because it itself undergoes oxidation. To N2. इसलिए हाइड्रोजन का रिएक्शन पूछा जाता है आपसे, इनफैक्ट मैं श्योर हूं पूछा जाएगा आपसे. कि अगर आपके सामने PtCl4 रख दिया जाए, गोल्ड क्लोराइड रख दिया जाए, AgCl रख दे, कॉपर सल्फेट रख दे, और I2 रख दे, और चेक कर लो मैंने आज लिस्ट बनाई हुई थी क्या क्या पढ़ाना है. ऑक्सीजन रख दे, तो यहां चेक करो प्लैटिनम +4 स्टेट में, गोल्ड +3 स्टेट में, सिल्वर +1 में, कॉपर +2 में. दे ऑल आर नेटिव मेटल. सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर नेटिव मेटल. ये किस फॉर्म में रहना चाहती हैं? प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर 0 स्टेट में रहना चाहती है. इसलिए जब भी इनके हायर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई कंपाउंड आ गए जो खुद न्यूट्रल, जो रिड्यूस होके 0 स्टेट में जाना चाहते हैं, इट विल हेल्प टू रिड्यूस देम. इसलिए जब हाइड्रोजन की रिएक्शन इसके साथ होगी, यू विल गेट प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. इट विल रिड्यूस कॉपर क्यूप्रिका इनटू कॉपर, सिल्वर इनटू सिल्वर, सिल्वर +1 इनटू सिल्वर, गोल्ड +3 टू गोल्ड. बट हाइड्रोजन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पर प्रॉब्लम ये इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है. इसलिए ये कभी आप सोचो
कि लैब में रेडीमेड मिलता है, बहुत मुश्किल है इसे स्टोर करना, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज कर देगी, ये N2 में आ जाएगा, वाटर बन जाएगा। अगर इसे एयर में से ऑक्सीजन ही मिल गई, यही ऑक्सीडाइज कर देगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। आयोडीन के साथ, आयोडीन इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हैलोजन की स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? हैलोजन की स्टेबल स्टेट -1। तो हैलोजन को 0 से अगर -1 में जाना है, इसको खुद को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज? रिड्यूस ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। बताओ प्रोडक्ट में क्या बनेगा, N2 plus I minus N2 प्लस HI। HI। तो हाइड्राजीन के ये रिएक्शन जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जितने भी मैंने ये आपके सामने रिएक्टेंट्स रखे, दे ऑल आर व्हाट फॉर दिस, दे ऑल आर व्हिच एजेंट फॉर दिस, दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं? अगर इसे रिड्यूस करना है, तो कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ही लेना पड़ेगा। और कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे मैं आज आपके सामने पहली बार लिख रहा हूं, पर ऑर्गेनिक में आपने पूरे साल में यही पढ़ना जो मैं यहां लिखने लगा। Cl-। नो, एनी रिएक्टिव मेटल इन एसिड, any reactive metal in under acidic condition is a very good reducing agent. मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मेटल का काम लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। और जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, मेटल के खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने रखा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक रिएक्टिव मेटल है, जिंक HCl के साथ मिलके क्या बनाएगी, जिंक की क्या होगी, ZnCl2। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, H+ या Cl-? Cl minus Who will gain electron? H+ है और Cl- है, प्लस obviously पॉजिटिव चार्ज वाला। H+ will gain electron to form hydrogen, और इसकी छोड़ी हुई हाइड्रोजन ये गेन करेगा। And gain of hydrogen is called what? Oxidation. रिडक्शन। That's why metal under acidic conditions are reducing agent. क्योंकि मेटल जब इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, उसके छोड़े इलेक्ट्रॉन एसिड का H+ गेन करके एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा। सर H2 गैस नहीं एटॉमिक हाइड्रोजन, अरे जब इसके सामने ये बैठा ना, तो उसको तो H2 बन के निकलने का मौका ही नहीं मिलना। जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इससे जैसे ही एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है, वो से H2 बन के निकलने से पहले ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। इसलिए इसके छोड़े हाइड्रोजन N2H4 का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, क्या मिल जाएगा, निकलने वाले हाइड्रोजन इन दोनों को दे दो, अमोनिया गैस, अमोनिया बन जाएगी। तो मेटल अंडर एसिड, ये अगर आज आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके ऑर्गेनिक में तो पूरा सेशन पढ़ना अब आने वाले टाइम में, कि मेटल व्हेन ट्रीटेड विद एनी एसिड, और एक ऐसी मेटल है जो रिएक्टिव मेटल है जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो अगर मेटल के सामने एसिड आ गया तो मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बट दैट डिस्प्लेसमेंट इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी। लेकिन अगर इसके छोड़े हुए हाइड्रोजन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने गेन कर लिए, फिर यहां पर हाइड्रोजन गैस बनके कभी नहीं निकलेगी। इसलिए जब आप ये रिएक्शन लिखते हो, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 एंड हाइड्रोजन, ये तभी पॉसिबल है जब मैंने इन दोनों के साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रखा। अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दिया, फिर ये हाइड्रोजन ही निकलेगी, इसके निकलने वाले हाइड्रोजन इसे रिड्यूस करेंगे। क्या ये बात आपको समझ लगी है? यस सर। यस। एक बार रिपीट कर दीजिए। जिंक एसिड के साथ मिलके बीइंग रिएक्टिव मेटल, इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बना सकता है। पर इससे निकलने वाला हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगा अगर आपने इन दोनों के साथ किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नहीं मिलाया।
अगर आपने इन दोनों के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दिया तो ये हाइड्रोजन गैस बन के नहीं H. निकलेगी, इसका रिडक्शन कर देगी। सर लेकिन N2H4 कोई But clear? ऑक्सीडाइजिंग इसलिए हाइड्राजीन जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है तो फिर कोई इससे भी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिलेटिव टर्म है। दे ऑल आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज एक्सट्रीमली गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब ये इसे रिड्यूस कर देगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। सर हम लोग लिथियम सर हाँ जी बोलो। क्या हम यहाँ पर कोई भी मेटल का यूज कर सकते हैं या फिर वैसे मेटल जो कि हाइड्रोजन से Exactly. ऊपर पोजीशन पे हो? मेटल वही होना चाहिए जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सके। तो मेटल कैसी लोगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो। इसलिए मेटल कोई ऐसे नहीं लेनी जो उसकी पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे हो, वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। हमें बस ये काम करवाना है कि छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन गेन करे, और वो तभी होगा जब इस मेटल की पोजीशन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर हो। कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में which of the following can form precipitates as well as with aqueous ammonia? शॉर्ट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस, बिना पढ़े कभी एग्जाम में नहीं बैठना ये क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना मेरी? आपने सुना मैंने अभी क्या कहा? यस सर। Can I erase it? Can I erase it? Yes, sir. इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे एक करेक्शन भी करवाना है लास्ट टू लास्ट क्लास का एक। तो यहां एक टेबल बना रहे हो आप, सबसे पहले तो which of the following can form precipitate with NaOH as well as with aqueous ammonia? NaOH is a source of OH minus, तो जब ये OH माइनस रिलीज करेगा तो ये सारे केटाइन क्या बना लेंगे जब इससे आने वाला OH माइनस हो? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी, लेड हाइड्रोक्साइड के पीपीटी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड,
फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सर सॉल्युबिलिटी के अंदर हाइड्रोक्साइड कौन कौन से? निकल हाइड्रोक्साइड। तो लोग चुपचाप पहले लिख ले, बीच में इंटरप्ट ना कर। कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड। सेम चीज अमोनिया, जब मैं एक्वस अमोनिया ले रहा हूं तो एक्वस अमोनिया का मतलब NH4OH, तो इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ OH माइनस। जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड। यहां देखो, नो PPT। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड। पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने Ag2O लिखा है तो आप चाहे इसे AgOH लिख लो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। पर हमें पता होना चाहिए कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज वेरी अनस्टेबल, तो ये दो सिल्वर हाइड्रोक्साइड दे विल रिमूव वाटर टू फॉर्म Ag2O के PPT, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोक्साइड के PPT नहीं होते, सिल्वर हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फॉर्म में रहता है। अगर उसको PPT फॉर्म में आना है तो ऑक्साइड की फॉर्म में आएगा। इसलिए अगर AgOH लिखना है तो ये PPT नहीं है, Ag2O की फॉर्म में PPT है। पर काम की चीज क्या है, आने वाला OH माइनस इन सबको हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में PPT बनवा रहा है, आने वाला OH माइनस इन सब के हाइड्रोक्साइड बनवा के इनके PPT बनवा रहा है। अब ये बताओ, अमोनिया से आने वाला OH माइनस ज्यादा होगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आने वाला OH माइनस ज्यादा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Obviously sodium hydroxide. The reason is it is a strong base. इसलिए अगर मुझे सपोज करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनवाने, मैं यहां में रफ में लिख रहा हूं, आपने लिख रहे हो, तो ये PPT तभी बनेंगे जब इस सॉल्ट के लिए सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम आयन से मैं बाहर से OH माइनस डाल रहा हूं, तो मैं कैल्शियम 2+ को OH माइनस प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके लिए जब तक इसका QSP KSP के बराबर नहीं आता तो इसके PPT नहीं बनेंगे। PPT बनाने हैं तो इसके QSP को KSP तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए इसका KSP ही बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। क्योंकि इसका KSP बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए OH माइनस की कंसंट्रेशन एक्सेस में जब तक नहीं हो जाती इट विल नॉट फॉर्म एनीथिंग, और OH माइनस एक्सेस में अमोनिया से का नहीं मिलेगा। इसलिए पता होना चाहिए कि एक्वस अमोनिया में कैल्शियम के साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाता, क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन उस हद तक नहीं बन पाती एक्वस अमोनिया में जो कैल्शियम आयन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में लाने को तैयार हो गए। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन भी गया तो डोंट फॉरगेट इट्स लाइम वाटर। तो जब लाइम वाटर बोल रहा हूं मैं, मतलब इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये PPT फॉर्म में नहीं है। जब आपने पढ़ा कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो ये इसमें कुछ डालोगे तो ये PPT बनाएगा, ये खुद तो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा।
इसलिए ये पीपीटी की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। और एक्वस अमोनिया से निकलने वाले OH माइनस की कंसंट्रेशन इज वेरी लेस, कि जो इसको इस फॉर्म में ले आए। तो ये चीज आपको कैसे अब ध्यान में रहेगी, इसमें से चेक करो, मैंने इस लिस्ट में ऐसे कितने केटायन है जो एस ब्लॉक में से उठाए हैं। इस पूरी लिस्ट में चेक करो कितने आयंस हैं जो मैंने एस ब्लॉक से उठाए हैं। तो बेसिकली मैं यही पढ़ाना चाह रहा हूं। एस ब्लॉक के केटायंस के साथ एक्वस अमोनिया में कभी भी उसका हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाएगा, वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएगा। और अगर मुझे इसको COH ट्वाइस की फॉर्म में लेके आना है तो उसके लिए OH माइनस की कंसेंट्रेशन शुड बी एक्सट्रीमली हाई, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस से ही मिलेगी, वीक बेस से नहीं मिलेगी। इसलिए एस ब्लॉक केटायन इज डिफरेंट फ्रॉम नेक्स्ट डी ब्लॉक और पी ब्लॉक केटायंस। आई थिंक अब आपको ये याद रह जाएगा। सर पर अब जिंक में, सर जिंक तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है सर। वेरी गुड, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब अपनी एम्फोटेरिक लिस्ट में जनाबे अली ने करीना संग पंजाब के अमृतसर में वीडियो कॉल है कैसे? सर आपकी वीडियो चली गई। वीडियो पॉज ये पता है कि इन सब के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, पर अब आज मैं इसमें एक और ज्ञान देने वाला हूं एक्स्ट्रा। क्रोमियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड तभी एम्फोटेरिक है अगर क्रोमियम +3 स्टेट में हो। क्रोमियम का अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड +3 से कम ऑक्सीडेशन नंबर में हुआ तो बेसिक है, और अगर 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो एसिडिक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। मालूम है ना ये चीज, मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। यस सर। तो जब मैं से एम्फोटेरिक बोल रहा हूं यानी कि ये बॉर्डर पे है, 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तो फिर वो एसिडिक नेचर का हो गया। अगर 3 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आ गया तो वो बेसिक नेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, CrO Cr2O3 CrO CrO4 Cr2O7 ऐसे लिख दूं, H2Cr2O7, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, -2 क्रोमियम का। वाह, ये किसने ऑक्सीडेशन नंबर बताए? सुभान अल्लाह। सॉरी सर, +2 सॉरी। बात होती है +2 +3 और यहाँ चेक करो +6। तो अगर किसी ने पूछा आपसे इन दोनों में, इन सब में से हु इज मोस्ट बेसिक, +2, ये एम्फोटेरिक है +3 वाला, एंड इट इज मोस्ट एसिडिक। इसी तरीके से आप ये नोट करोगे, मैंगनीज +4 स्टेट में एम्फोटेरिक होगा। अगर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम +2 है और मैक्सिमम +7 है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम +2 है, मैक्सिमम +7 है। अगर मैंगनीज किसी भी बीच वाली स्टेट में आ गया ना, इनमें से कोई भी बीच वाली स्टेट, पर एक ऐसा बीच वाला स्टेट जो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। अगर मैंगनीज का कोई भी ऑक्साइड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बड़ा है पर 4 से छोटा है, और 4 इक्वल भी, ये सब एम्फोटेरिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने क्वेश्चन ऐसे दिया ना, Mn2O7 MnO2 Mn2O3 और MnO, और मैंने आपसे ये पूछ लिया इन 4 में से कौन कौन एम्फोटेरिक है, इन 4 में से कौन कौन एम्फोटेरिक है? MnO2 1, 2, 3 and 4. What will be your answer? 2 4 2, 2
and 3. एंड 3 क्योंकि यहां मैंगनीज +2 स्टेट में है, ये मैंगनीज +7 में है, ये मैंगनीज +4 में है और ये +3 में है। अगर मैंने यहां एक ऑप्शन दी होती Mn3O4 तो यहां मैंगनीज किस स्टेट में है चेक करो, ये मैंगनीज 8/3 is 8/3 between 2 and 4। Yes. Yes, sir. अब बताओ how many of these are amphoteric, how many of these? 3. सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ये वाला इंपॉर्टेंट ज्ञान आपको ना मैं बोल रहा हूं, मैं प्राउडली मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाए गए कंक्लूजन्स है। इसलिए क्रोमियम अगर आपके सामने +3 स्टेट में दिख गया वो एम्फोटेरिक है। बॉर्डर लाइन पे जब एम्फोटेरिक आ गया उससे हाई स्टेट में चले गए तो एसिडिक करेक्टर, उससे लो स्टेट में आ गए तो बेसिक करेक्टर। इसी प्रकार से मैंगनीज अगर आपको कोई भी ऐसा ऑक्साइड दिख जाए, मैंगनीज का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बड़ा हो बट 4 या 4 से छोटा हो, वो एम्फोटेरिक होगा। दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक। अब जो चीज जिस पर्पस के लिए मैंने ये सिखाया, इनमें से जो जो एम्फोटेरिक है वो एक्सेस ऑफ NaOH में कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब ढूंढ के बताओ कौन कौन एम्फोटेरिक। जो जो इनमें से एम्फोटेरिक है वो सब के सब एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाएंगे। जिंक, लीड, जिंक, जिंक, लेड, लीड नहीं लेड, लेड। और कोई एम्फोटेरिक देखो, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम क्रोमियम, सर नीचे, मैंगनीज, कॉपर नहीं, मैंगनीज, क्रोमियम, कॉपर है इस लिस्ट में? No. नहीं, No, sir. नो। कैल्शियम है इस लिस्ट में? No, sir. नो। No. फेरस, फेरिक, No, sir. No. मैंगनीज +2, +2 नो, Yeah. No. बताओ sir. क्या ये एम्फोटेरिक है? No, 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 no. No. No, sir. No, sir. सो ये डिसॉल्व नहीं होगा। क्रोमियम, Yes. यस सर, Yes, sir. सिल्वर No. इस लिस्ट में नहीं है। No, no, no. No, sir. निकल, नो सर, कोबाल्ट, No. सर, तो अब क्या ये याद रहेगा कौन एक्सेस ऑफ NaOH में कॉम्प्लेक्स बनाएगा? Yes, ये sir. amphoteric होगा। जो एम्फोटेरिक होगा। अब जेई ने जब क्वेश्चन पूछा ना उसने यही पूछना है, ये और ये पूछना है कि एक्सेस अमोनिया में कौन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक्सेस ऑफ अमोनिया में वही कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसके साथ अमोनिया लिगेंड का काम करे, और अमोनिया लिगेंड का काम करेगी ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ। तो उनको तो हटा दो जो S ब्लॉक या P ब्लॉक में से है। अमोनिया एक्ट एज ए लिगेंड व्हेन इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, तभी पीपीटी डिसॉल्व होंगे। तो जिनके पीपीटी बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनमें से जो जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ट्रांजिशन मेटल आयंस नहीं है, उनको हटा दो क्योंकि उनके साथ अमोनिया लिगेंड का काम नहीं करेगा। कौन कौन इस लिस्ट में से जो हट गया? ट्रांजिशन मेटल आयन को मालूम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, अमोनिया। Aluminum और lead. अगर किसी के हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व हो रहे हैं तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना रहा है इस हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया विल एक्ट एज ए लिगेंड, तभी ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पर ये कॉम्प्लेक्स तब बनाएगा अब जब अगर आपका मेटल आयन डी ब्लॉक में से हो, ट्रांजिशन मेटल आयन हो, डी ब्लॉक में से हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू एस और पी ब्लॉक। तो अगर इसमें से आपको कोई कैटायन पी ब्लॉक में से दिख रहा है या एस ब्लॉक से दिख रहा है, उसको हटा दो। तो किस किस को हटा दोगे? एल्यूमिनियम, Aluminium, calcium. लेड, उसने तो पहले से पीपीटी बनाए ही नहीं थे, डिसॉल्व कौन होगा? पहली बात तो यही कॉमन सेंस। जब कैल्शियम ने पीपीटी नहीं बनाए तो डिसॉल्व क्या होगा? कुछ भी नहीं। समझ आ रही है ये बात या नहीं?
यस सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। अब जो बचे हैं ना, अब जो बचे हैं उनमें से अब नोट करने वाली चीज है, कौन कौन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अब मैं ये लिखवाने लगा, डी ब्लॉक का आयन होते हुए भी कौन कौन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, उसकी अब यहां लिस्ट। फेरस फेरिक क्रोमियम 3+, फेरस फेरिक क्रोमियम 3+, मैंगनीज 2+, do not form complex with excess ammonia. इनफैक्ट मुझे ऐसे लिखना चाहिए, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ these 4 ions do not form complex with excess ammonia. तो अब बताओ इसमें से क्या क्या हट गया। ये 4 हट गए, Ferrous ferric chromium. ये बना लेगा, ये बना लेगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। सर Mn भी Mn पर तो कैंसिल कर दिया ना। फेरस नहीं बनाएगा, फेरिक नहीं बनाएगा, मैंगनीज नहीं बनाएगा, क्रोमियम नहीं बनाएगा। पर आपने जो लिस्ट लिखी है ना उसमें नहीं लिखा हमने। क्या कौन सा लिखा तो है, फेरस फेरिक क्रोमियम मैंगनीज। तो फेरस के सामने क्रॉस, फेरिक के सामने क्रॉस, Mn के सामने क्रॉस, क्रोमियम के सामने क्रॉस। और sp ब्लॉक वाले तो वैसे ही हटा दी। सर NaOH एक्सिस में कैसे डिसॉल्व होंगे वो? दोबारा पूछो क्या कह रहे हो। जो NaOH एक्सिस में डालेंगे तो जो मेटल्स है वो कैसे डिसॉल्व OH माइनस लिगेंड की तरह काम करेगा। ये सवाल तो पूछ के बड़ी बेइज्जती कर दी मेरी। हमने कितनी बार ये कॉम्प्लेक्स बनवाया, ZnOH4 पूछ के तो मुझे बड़ा सर, शर्मिंदा कर दिया, लग रहा है पहली बार क्लास में। पिछली बार क्लास में Na2ZnO2 वाला बनाया था, तो ये वही तो है, इसी से तो बनता है, इसी से तो बनता है वो। ऑक्सीडेशन नंबर पे डबल कर दो, बिल्कुल। coordination number। सर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो ये तो पीपीटी बनाएंगे ना। इन्होंने पीपीटी बना दी है ना। अगर मैंने अमोनिया एक्सेस में कर दी तो ये पीपीटी डिसॉल्व नहीं होंगे। इनके पीपीटी अगर बन गए, अब अगर मैंने अमोनिया एक्सेस में कर दी तो जिंक अमोनिया के साथ लिगेंड की तरह कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और मैंने कुछ दिन पहले लास्ट क्लास से पिछली क्लास में मैंने ना ये कटवा दिया था। मैंने कहा था कि जिंक अमोनिया के साथ नहीं बनाएगा कॉम्प्लेक्स। ये गलती थी मेरी, ये ठीक करवानी थी मुझे। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसके अलावा जितने भी मेटल आयंस दिख रहे हैं, कॉपर के साथ +2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखूं बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी बोलो। 4। तो मैंने इसका नाम भी बताया था, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन, इसका नाम भी बताया था। और अगर आप नाम भूल गए हो तो मैं श्योर हूं कि आप अपने नोट्स रिवाइज तो कभी नहीं करते। श्विट्जर रिएजेंट। क्या ये एक्वस अमोनिया के एक्सेस में डिसॉल्व होगा पीपीटी इसका? बोलो। नो सर। नहीं होगा ये, कुछ नहीं। नहीं। नो नो। नो नो। ये होगा। बनाओ कॉम्प्लेक्स, बताओ क्या बनेगा। AgNH3 NH3 ट्वाइस। स्क्वायर ब्रैकेट +1। निकल और कोबाल्ट +6 स्टेट में बनाएंगे कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ। निकल +4 में बना सकता है, अगर आपने निकल +4 लिखा वो पॉसिबल है। और वो +6 में भी बना सकता है, कोबाल्ट +6 में बनाएगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की रिवीजन है। निकल के साथ आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी बना सकते थे, चलेगा। बट अगर आपको 6 दिख गया तो गलत नहीं कर देना ऑप्शन में। फिर कोबाल्ट के बारे में, कोबाल्ट के अमोनिया कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको मेरी ये बात याद होनी चाहिए, जो मैंने कुछ दिन पहले क्लास में रिवाइज करवाई थी, कि कोबाल्ट
जब अमोनिया के संपर्क में +2 स्टेट में आएगा, अमोनिया विल ऑक्सीडाइज इट, कोबाल्ट को +3 स्टेट में ले जाता है। यस सर। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, D2sp3 बना देगा ये। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होता, ये कोबाल्ट को +2 से +3 में ऑक्सीडाइज करवा देता। अब मुझे जल्दी से ये याद करके बताओ कि आपको इनके कलर ध्यान में है। कॉपर का सोल्यूशन, क्यूप्रिक आयन का सोल्यूशन में क्या कलर ब्लू होता है? कलर। ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का पीपीटी है, ब्लू कलर का ही सोल्यूशन है। फेरस ग्रीन। Fe2+ ग्रीन, Green. फेरिक रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, वेरी गुड, शाबाश। मैग्नीशियम लाइट पिंक। या लाइट पिंक। क्रोमियम 3+ ग्रीन। पर क्रोमियम के बारे में ये पता होना चाहिए, अगर क्रोमियम 3+ पीपीटी फॉर्म में नहीं है पर पानी के अंदर घुला हुआ है +3 फॉर्म में, तो ये पानी के अंदर इसी फॉर्म में घुला है, तो ये इसमें दो थी ना, पर्पल हाइड्रोजन कलर है, रेड। पर्पल कलर। क्रोमियम अगर +3 में घुला हुआ है, पानी में डिसॉल्व्ड है, तो वो एक्वस कॉम्प्लेक्स बना के बैठा है पर्पल कलर का, और अगर वो पीपीटी बन गया तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। ये कभी नहीं भूलने, ये क्रोमियम के लैब टेस्ट हैं, और आने वाले टाइम में क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो ये बहुत बार काम में आएंगे कि क्रोमियम +3 स्टेट में अगर पानी में घुला हुआ है तो पर्पल दिखेगा, अगर इसका पीपीटी बनवा दिया आपने तो फिर ये बन जाएगा ग्रीन कलर का। निकल 2+ का कलर, निकल 2+ ग्रीन, और जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। कोबाल्ट अगर घुला हुआ है पानी में पिंक, ब्लू। अगर घुला हुआ है, अगर घुला हुआ है, अगर ये पानी के बगैर है तो ये ब्लू है, वो सही बोला था जिसने ब्लू। लेकिन अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड का मतलब समझ गए, पानी के साथ पिंक है, पीपीटी फॉर्म में भी ये पिंक में आ गया, पर जब ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा फाइनली ये ब्राउन दिखेगा। सर पीपीटी फॉर्म में तो पानी के साथ घुला हुआ नहीं है ना सर? तो नहीं, पर उसके साथ OH है ना, OH इज इक्वलेंट टू वाटर। ओके। ये टेबल पढ़े बगैर कभी टेस्ट में नहीं बैठना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। सर आपने NH3 एक्वस और S ब्लॉक का एक पॉइंट बोला था, फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा था कि S ब्लॉक के केटाइंस OH- के साथ पीपीटी की। सर वीडियो पॉज हो गई आपकी। तो OH- की कंसंट्रेशन सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए, इसलिए वीक बेस से आने वाला OH- इतना ज्यादा OH- जनरेट नहीं कर पाता कि कैल्शियम 2+ और OH- मिलके CaOH- बना ले। आपकी वीडियो रुक गई। आपकी वीडियो बीच पॉज में हो गई वीडियो तो रुक गई आपकी आपकी। बातें सुनी नहीं। अब ठीक है? अभी यस ठीक है। सर, अभी हाँ सर, ठीक। बट आपने जो भी बोला वो हम सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब दोबारा सुन लियो रिकॉर्डिंग। नहीं सर, रिकॉर्डिंग में भी नहीं सुनाई देगा ना, आपकी वीडियो पॉज हो गई। ये कर लिया नोट सबने? यस सर। यस सर।
टेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस आयन। अगर यहां पर मैंने अमोनिया का कोई भी एक्वस सोल्यूशन दिया, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू NH4OH, दे आर आइडेंटिकल। अगर मैंने इसकी रिएक्शन HgCl2 से पूछ ली या मैंने पूछ लिया Hg2Cl2 के साथ, तो अब देखो क्या काम करना है। हमेशा मरकरी +2 के साथ जब यहां 2 क्लोरीन है तो अमोनिया विल एक्ट एज ए लिगेंड एंड इट विल लीव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रोडक्ट में HgNH2Cl बनवाना है, अमाइडो मर्क्यूरिक क्लोराइड, एंड इट लुक्स ब्लैक ब्राउन। HgNH2Cl। और क्योंकि अमोनियम के टाइम Cl- जो Cl- निकला है वो अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें आपसे ये पूछा जाता है कि वाई मरकरी का व्हाइट कलर का सॉल्ट ब्लैक क्यों बन जाता है, ब्लैक ब्राउन क्यों बन जाता है। मरकरी के सॉल्ट्स व्हाइट कलर के हैं, ब्लैक ब्राउन क्यों बन जाते हैं अमोनिया के कांटेक्ट में। तो एक्वस अमोनिया में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो अमोनिया एक्ट एज ए लिगेंड, इट विल डिस्प्लेस क्लोरीन, सॉरी इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल डिस्प्लेस क्लोरीन। यहां पर केटायन कौन है, Hg2 मर्क्यूरस आयन exists as a dimer in the solution। तो ये पहले डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट करके ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। मुझे बताओ जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो ये खुद किस फॉर्म में चला जाएगा, +2, और ये खुद किस फॉर्म में जाएगा, जीरो स्टेट में मरकरी। और मरकरी के साथ जब +2 स्टेट आ गई तो सेम चीज यहां पर होगी, एक NH2 लिगेंड इसके साथ लग जाएगा, एक Cl। मरकरी जो +2 स्टेट में आएगा वो 2 लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, NH2- एंड Cl-। दिस इज मरकरी का कलर, मरकरी का अपना कलर ग्रे। तो जब ये पूरा मिक्सचर बनता है इट लुक्स लाइक ग्रे कलर, डोमिनेटिंगली ये ग्रे कलर में दिखेगा। सर आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। सर मुझे आपसे यहाँ कुछ और देखना है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलो। सर ये ऊपर वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है मेजर प्रोडक्ट, उसका नेम आपने बोला था कुछ। NH2- का नाम अमाइडो, अमाइडो मरकरी +2 स्टेट में है, मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर अमाइडो मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो जो व्हाइट कलर का कंपाउंड है, व्हाइट कलर का कंपाउंड अमोनिया, एक्वस अमोनिया के कांटेक्ट में टर्न्स ग्रे। इसका नाम याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी बताया था इसको? किसी को इसका नाम याद हो? मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी बात की थी, मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड के टाइम पे। कोई भी किसी को ध्यान हो? कैलोमल। वेरी गुड, शाबाश, कैलोमल इलेक्ट्रोड। को कैलोमल इज इट्स नेम। कैलोमल का एक्चुअल मतलब है ब्लैक ब्लैक टाइप का कुछ। तो वो व्हाई इट कॉल्स कैलोमल, बिकॉज ये एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम है, अमोनिया जनरेट बेसिक मीडियम,
बिकॉज दिस इन द बेसिक मीडियम टर्न्स ग्रे, और अगर मैंने मरकरी हटा दी तो इसका अपना कलर ब्लैक रह जाएगा, तो इट टर्न्स टू ब्लैक बेसिकली। तो एक पेस्ट टाइप होता है ना सर? हाँ बिल्कुल, मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बोरिंग काम में। पर बोरिंग काम वो आपको लगेगा, लेकिन मेरे को इतना मालूम है जेई मेंस में क्वेश्चन आपको वहीं से दिखेगा। सो अभी जो हम करने लगे, जितना मैंने आज तक अभी क्लास में बताया था वो सब एडवांस के लिए था। रशीक प्रोसेस, कौन से ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड NaOH में पीपीटी बनाएंगे, एक्वस अमोनिया में बनाएंगे, कौन सा कलर होगा, एक्सेस OH माइनस करने पे पीपीटी डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, दैट वाज प्योरली फॉर जेई एडवांस। और ये जो अभी आपने कैलोमल की रिएक्शन देखी, अब पर्टिकुलरली फॉर जेई मेंस। हेडिंग बना दो रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस। सर आपने बीच में मर्क्यूरी का टेस्ट क्यों कराया? क्योंकि मैंने उसे, मुझे तब करवाना चाहिए था जब मैं अमोनिया के साथ, ये जो आज मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस बनवाए ना क्रोमियम कोबाल्ट के, ये मैंने कुछ दिन पहले भी करवाए थे। मुझे तब करवा देना चाहिए था, मैं भूल गया था तब बताना। ओके सर। फास्फोरस के साथ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ऐसे तो बहुत ढेरों रिएक्शन है, पर मैं सिलेक्टिवली उठा रहा हूं जो आपको करने हैं, नहीं तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। Phosphorus reaction with oxygen, NaOH, chlorine, sulfur, nitric acid, sulfuric acid, silver nitrate। चलो पहले मैं आपसे बोलता हूं, तुक्के मारो, रैंडमली गेस करो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको जो जो लगता है ना आप बनाओ। फॉस्फोरस का क्या बनेगा, आपको ये बताना। जो भी प्रोडक्ट फॉस्फोरस कैरी कर रहा है वो क्या बन सकता है, फिर मुझे देखना है कि जो भी आपने रैंडमली थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचते हुए बनाना, फिर मैं अपने आंसर दूंगा और फिर देखते हैं आपके कितने ठीक होते हैं। फॉस्फोरस बोरोन है ना सबसे हाईली अनस्टेबल वाला। ऑब्वियसली व्हाइट फॉस्फोरस। जो जो आपको लगता है पहले वो बनाओ। जहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, पर्टिकुलरली बिकॉज वो एनसीईआरटी के रिएक्शन। और जल्दी से गेस करने के बाद फिर मुझे बताना, फिर मैं आंसर दूंगा।
इन दो को छोड़ देना, इन पे ट्राई नहीं करना क्योंकि ये मुझे बताना है। ये दो छोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 7 ये करने। डन। Yes, sir. Should I start? Yes, sir. Yes, sir. बताऊं या हो गया आपका? यस सर, बता तो दीजिए। बताइए। चलो, P2 सर। 6 या P4 और 10 दोनों बन सकते हैं। अगर आपने ये लिखा है या ये लिखा है, फुल मार्क्स। बेसिक मीडियम में फॉस्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट करता है फॉस्फीन और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्लोरीन के साथ अगर आपने PCl3 लिखा है या PCl5 लिखा है, दोनों ठीक है। सल्फर के साथ P4S3, नाइट्रिक एसिड के साथ H3PO4 प्लस NO2, H2SO4 के साथ H3PO4 प्लस SO2, सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर प्लस H3PO4 प्लस NO2। ये मैंने नहीं बताना अभी, ये मुझे पढ़ाना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, किसी का ये ठीक हुआ है? यस यस सर। वेरी गुड। ये ठीक हुआ? यस सर। ये ठीक हुआ? यस यस सर। सर नो सर। ये नहीं हुआ होगा। ये नहीं हुआ सर। ये नहीं हुआ। तो P2S3 बना दिया मैंने। ये किसी का ठीक हुआ? यस, ये हो गया था क्योंकि मैंने अगर ये ठीक हुआ है तो आई एम वेरी लॉजिक दूसरा सोचा था बट बना यही था। ओके, ये हुआ ठीक किसी का? यस सर, SO2 ये वाला हो गया था सर। गुड। ये नहीं हुआ होगा? नो सर। हाँ, चलो देखो तो अब सर आराम से सुनोगे आप। कंसंट्रेटेड सबसे पहले तो फास्फोरस जब भी किसी से रिएक्ट करेगा, फास्फोरस खुद जीरो स्टेट में, तो बनने वाला प्रोडक्ट या तो +3 स्टेट में बनेगा या +5 में। और फास्फोरस के लिए +5 स्टेट इज मोर स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऊपर वाले जो मेंबर्स होते हैं उन पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता। तो जब आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो आपको जब भी मैं फास्फोरस से ऑक्सीजन का रिएक्शन पूछूं, आपको माइंड में चलना चाहिए कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन।
कार्बन ऑक्सीजन से मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और ऑक्सीजन से मिलके CO2 भी बनाता है। तो आपको क्या कभी ये पढ़ा कि कार्बन कब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कब CO2 बनाएगा ऑक्सीजन से? एक्सेस में ऑक्सीजन में और कम लिमिटेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो और लिमिटेड सप्लाई में हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +4 है। इसका मतलब यदि आपका एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ 2 स्टेट्स में प्रोडक्ट बना सकता है, तो जब एयर लिमिटेड सप्लाई में होगी तो लोअर स्टेट में ले जाना है, जब एक्सेस में होगा तो हाई स्टेट में ले जाना है, यानी कि पार्शियल कंबस्शन, फुल कंबस्शन। तो फास्फोरस +3 +5 स्टेट में दोनों में आ सकता है। तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलके P2O3 भी बना सकता है, P2O5 भी बना सकता है। तो अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हुई तो P2O3, और अगर एक्सेस ऑक्सीजन हुआ तो P2O5। बट वी नो दैट कि P2O3 एंड P2O5 एग्जिस्ट एज डाइमर, P4O6 एंड P4O10। तो जब ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है तो ये बनाना है, एक्सेस में है तो ये बनाना। सेम क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल -1 है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, तो फास्फोरस को 0 स्टेट से +3 या +5 में लेके जाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फास्फोरस क्लोरीन के साथ +3 स्टेट में भी जा सकता है, +5 स्टेट में भी जा सकता है। तो PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, PCl3 बनाने के लिए क्लोरीन एक्सेस में होना चाहिए या लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए? लिमिटेड सप्लाई में PCl3, एक्सेस में PCl5। कोई भी नॉन मेटल हो, कोई भी नॉन मेटल बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करेगी, और जब ये डिस्प्रपोर्शनेशन होगा फास्फोरस 0 से अपनी लोएस्ट स्टेट में जरूर जाएगा। लेकिन मैं इसका मैकेनिज्म फिर से बताने लगा हूं दोबारा। ये फास्फोरस है, तो OH- एक्सेस में है, यहां पर NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि इसका एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ NaOH का। तो पहला काम आपने क्या करना है, फास्फोरस के ये बॉन्ड ब्रेक करने। तो फास्फोरस को OH, इसे H, इसे OH, इसे H, इसे OH, इसे H। तो मैं ये 3 बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, ये 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो फास्फोरस को तीनों बॉन्ड से इसे H और इन फास्फोरस को OH। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। मॉलिक्यूल है, तो इन बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो इसे H, इसे OH, इसे H, इसे OH, इसे H, इसे OH। तो तीनों फास्फोरस पे OH OH आ गए। अब फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, पर अब की बार हाइड्रोलिसिस करते वक्त तो अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो फास्फोरस पे OH, एक पे H, एक पे OH, एक पे H। तो ये बनेगा अब वापस मेरी पुरानी स्टोरी जो मैं पहले भी बोलता था, ये OH इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अगली बार जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो वाटर का इसको क्या मिलेगा? अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर का भी इसे क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ OH ज्यादा है फास्फोरस पे। ये देखो, पहली बात सुनो, एक फास्फोरस पे 2 OH है और यहाँ एक फास्फोरस पे 1 OH, यहाँ भी 2 OH है, पर इसके पास एक H भी है। तो जब यहां पर कोई तीसरा H नहीं है तो इसकी बैक बॉन्डिंग जितनी होगी इस पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट करेगी। तो जितना नेगेटिव चार्ज है, अब आप इसको वाटर से H दिलवाओगे और ये बॉन्ड ब्रेक करके इसे
OH। मतलब इन शॉर्ट अब आपने ऑल्टरनेटिवली क्या करना है, तीनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इसे H तो इसे OH। जब ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ इसे H और अगर इसे OH मिले ना, अगली बार बॉन्ड ब्रेक करके इसे H और इसे OH, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करके इसे H और इसे OH। चेक करके देखो क्या हर फॉस्फोरस पे सिमिलरिटी आई, एक H और दो OH, एक H और दो OH, एक H और दो OH। ध्यान से देखो, जब मैंने बॉन्ड ब्रेक किया इसे H इसे OH, अब इसको OH मिल गया ना, दो OH मिल गए ना, अब तीसरी बार इसको H देना, क्योंकि जब एक फॉस्फोरस पे दो OH आ जाते हैं, एक फॉस्फोरस पे जब दो OH आ जाते हैं तो ये बैक बॉन्डिंग विल मेक इट्स नेगेटिव, इसलिए तीसरी बार ये H प्लस लेगा। तो अब आप मुझे बताओ यहां से क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा फॉस्फोरस पे दो OH और एक H आ चुका है और ऐसे तीन मॉलिक्यूल। नाउ टॉटोमेरिज्म विल देयर, बैक बॉन्डिंग, तो ये फाइनली क्या बन गया, H3PO2, तीन मॉलिक्यूल। इट इज, अब ये बताओ अगर ये एसिडिक नेचर का है तो ये कितने H प्लस लूज कर सकता है, इसका N फैक्टर क्या होगा, एक। तो अगर इसने एक H प्लस लूज किया तो ये बेस बैठा हुआ है एक NaOH वाला, और क्योंकि ये 3 मोल ले तो मैं 3 मोल NaOH ले रहा हूं ताकि ये इसका H प्लस निकल जाए और ये फाइनली NaH2PO2 के 3 मॉलिक्यूल बन गए। तो फॉस्फीन में मतलब फॉस्फोरस के 3 फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होंगे, एक फॉस्फोरस रिड्यूस होगा। तो मैंने किया क्या, सबसे पहले इस बॉन्ड में, आई एम रिपीटिंग, ये 3 बॉन्ड ब्रेक करवाने, इससे H इसे OH, फिर से इसे H इसे OH, फिर से इसे H, फिर से इसे OH, तो PH3 यहां से बनेगा, PH3। फिर जब आपने ये बॉन्ड ब्रेक करने वाटर की प्रेजेंस में, तो इसे H इसे OH, जैसे एक फॉस्फोरस पे दो OH आ गए, अगली बार जब ये बॉन्ड ब्रेक करना इसको H इसे OH, जैसे दो OH आ गए, अब ये बॉन्ड ब्रेक करके इसे H इसे OH, क्योंकि फॉस्फोरस पे जब दो OH आ जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग से फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा कि अगली बार वो वाटर से H प्लस लेने की टेंडेंसी रखेगा। तो फाइनली आपके पास H3PO2 बनेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब ये एसिडिक है, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ऐसे 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो 3 मोल NaOH के साथ इसका OH माइनस और इसका H प्लस एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अब यहां पर जब NaOH के साथ रिएक्शन है, ये कभी नहीं भूलनी है। नाइट्रिक एसिड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ चुके हो, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा, फॉस्फोरस अपने 0 स्टेट में है और फॉस्फोरस चाहता है कि वो +5 में आ जाए, तो जितने भी ये एसिड है कंसंट्रेटेड एसिड, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट स्टेट में नाइट्रोजन को और सल्फर को कैरी कर रहे हैं +6 स्टेट में, इसलिए फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके हाईएस्ट फॉर्म फॉस्फेट में ले आना है +5। जब भी फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके +5 में लाना है, सॉल्यूशन फॉर्म में वो फॉस्फेट बनेगा, पर इसको केटायन किसका देना है, एसिड का, क्योंकि एसिड खुद H प्लस लेके बैठा हुआ है। तो एसिड का H प्लस इसको जब मिलेगा तो H3PO4 दोनों मिलेगा। और फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस की ये नॉलेज कभी नहीं भूलनी, नाइट्रेट्स प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन गैस, क्योंकि जब ये इसे ऑक्सीडाइज करेंगे ये खुद रिड्यूस होंगे, तो नाइट्रोजन +5 से +4 स्टेट में NO2 गैस बन के निकलेगा, सल्फर +6 से +4 में SO2 गैस बन के निकलेगा, बर्निंग सल्फर कैरिंग स्मेल वाली गैस, रेडिश ब्राउन वाली गैस। जब भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जब उसकी अपनी रिडक्शन होगी तो SO2 बनेगा।
नाइट्रिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये खुद रिड्यूस करके NO2 बनाएगा। सिल्वर के बारे में आपको पता ही है +1 स्टेट में है और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई, तो सिल्वर रिड्यूस होके 0 स्टेट में जा रहा है। तो अगर सिल्वर की रिडक्शन हो रही है तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन होगी और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके +5 में लाना हमेशा और ऑक्सीडाइज करके फॉस्फेट। नाइट्रेट को वैसे ही रहने दो, HNO3 बन गई, क्योंकि इस रिडॉक्स रिएक्शन में फास्फोरस और सिल्वर इन्वॉल्व है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन, सिल्वर की रिडक्शन, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई, तो सिल्वर 0 स्टेट में आएगा, फास्फोरस +5 में जाएगा, +5 में वो फॉस्फेट बनेगा, पर मीडियम एसिडिक है क्योंकि मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ नाइट्रेट बैठा, तो HNO3 H3PO4 बन जाएंगे साथ में। इज दिस रिएक्शन क्लियर? ये तीनों सबको सर P2O5 ये तीनों रिएक्शन क्लियर? हाँ जी पूछो। सर H2SO4 के साथ P2SO4 होल थ्राइस नहीं बन सकता? ऐसा होता? अरे ये कैसे सोच लिया इतना भयानक, P2SO4 थ्राइस। फास्फोरस सल्फेट तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? फास्फोरस का भी ऑक्साइड और सल्फर का भी ऑक्साइड मिलके ऐसा अगर सोचे, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड हाउ दे विल रिएक्ट? कभी भी नहीं पॉसिबल। ये तो दुनिया में कोई चीज नहीं बनी आज तक। सर HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन में P2O5 क्यों नहीं बना? P2O5 अगर बन भी गया ना तो क्या हो गया? P2O5 बनवा सकते हो, पर जब सोल्यूशन में वाटर बैठा है तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये फिर से H3PO4 बना लेगा। सर ऊपर आपने जो AgNO3 से रिएक्शन करके इसका एनहाइड्राइड तो है ये। यस सर। P2O5 पानी में मिलके यही बनाएगा H3PO4। इसलिए जब भी कभी सॉल्यूशन फॉर्म में आपको कभी भी कोई रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में चल रही है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है और एक्वस सॉल्यूशन है, तो फास्फोरस को ऑक्सीडेशन करके फॉस्फेट बन लो। अब ये जो रिएक्शन है सल्फर के साथ, ये प्रोडक्ट आपको कैसे याद रहेगा? क्योंकि आपको इसका क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछा जाएगा और ये स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो, ये नोट करना एडवांस के लिए। ये P4 का स्ट्रक्चर है, हर PP बॉन्ड में सल्फर ऐड कर देना, सल्फर इंसर्ट कर दो। टाइम हो गया सर। हाँ छोड़ रहा हूं। तो P4S3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये दो रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करें और ये NCERT के रिएक्शंस हैं, इसलिए मैंने इन पे स्टार लगवाया। यहीं पे बाइंडिंग, देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर दिस, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन ही है। इन दोनों के लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनसे कंटिन्यूएशन। फॉर द टाइमिंग आई एम वाइंडिंग अप द क्लास हियर। फ्रॉम माय साइड क्लास इज ओवर, पीपल कैन लीव द मीटिंग, बट इसका स्ट्रक्चर नोट किए बगैर नहीं जाना। बट इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं, सिंपल फास्फोरस और सल्फर दोनों नॉन मेटल्स की आपस में रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन। सल्फर रिड्यूस हो रहा है, फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये कैसे डिसाइड करेंगे कब H3PO4 है, कब H3PO2 है, कब H2PO2 है? ये कैसे डिसाइड जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, फास्फोरस को हाईएस्ट स्टेट में लेके आओ। एसिडिक मीडियम में फास्फोरस अपने हाईएस्ट स्टेट में ऑक्सीडाइज होगा, बेसिक मीडियम में वो अपनी हाईएस्ट स्टेट में नहीं पहुंच पाता। ये पीएच का कंट्रोल है। अगर मीडियम एसिडिक है और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसे हाईएस्ट स्टेट में भेज दो। और अगर कभी मीडियम बेसिक है तो फिर वो हाईएस्ट में नहीं जा पाता, वो अपने इंटरमीडिएट स्टेट में रह जाता। फास्फोरस को +1 स्टेट में बनाने का ये एक लौता रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ फास्फोरस। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। गोइंग टू क्लोज द मीटिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके।